जब हम छोटे बच्चे हुआ करते थे, हमें रोज नए कपड़े चाहिए होते थे। आज होली, आज दिवाली, आज दशहरा। और कई बार तो हमारे पेरेंट्स हमारी ये बात मान भी लेते थे। लेकिन कई बार वो ये भी कहते थे, नए कपड़ों की क्या जरूरत है, इतने तो अच्छे फ्रॉक्स हैं तुम्हारे पास, या शर्ट पैंट हैट टोपी। लेकिन आज एक यंग डिजाइनर, एक मिलेनियल डिजाइनर भी यही बात कह रही है। और ऐसा भी नहीं है कि उन्हें हमें कपड़े दिलाने हो तो हम ये सोचें कि शायद पैसे खर्च करना पड़ेगा इसलिए मना कर रही है। नमस्कार, मैं हूं निकिता सहाय। और आज और नारी पे हम बात करने जा रही हैं एक ऐसी सस्टेनेबल डिजाइनर से, फैशन डिजाइनर से, जिन्होंने फैशन की दुनिया में अपना काफी नाम बढ़ाया है। लंदन से मास्टर्स करके आई हैं और आज भी फैशन के जरिए एक उनकी पहल है कि वो एनवायरनमेंट को कैसे पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करें। तो चलिए चल के बात करते हैं डूडल इट ब्रांड की फाउंडर, क्रिएटिव डायरेक्टर कृति तूला से। कृति तूला, आप आज एक बहुत बड़ा उभरता हुआ नाम है सस्टेनेबल फैशन की दुनिया में। आपने लैक्मे फैशन वीक, एफडीसीआई सबके लिए काफी शोज किए हुए हैं एज अ डिजाइनर। और आज हम और नारी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और सस्टेनेबल फैशन एग्जैक्टली क्या होता है, ये हम खुद आपसे जानने के लिए आपसे ये मुलाकात आज हमने फिक्स की है। आपका बहुत बहुत वेलकम है कृति। Thank you, Nikita, for having me a part of your show. And तो sustainability काफी ज्यादा बात करा हुआ, चर्चा करा हुआ एक शब्द है फैशन में। बट अगर आप इसको देखोगे और स्पेशली इंडिया के पर्सपेक्टिव में इसको देखोगे तो यू अंडरस्टैंड कि सस्टेनेबिलिटी एक हमारे कल्चर का बहुत पुराना पार्ट है। आपको याद होगा, और मतलब हम सब जानते हैं कि हम पहले जैसे अपनी बहनों के कपड़े पहना करते थे, या जो साड़ीज हैं उनको कन्वर्ट करके कुछ ना कुछ बनाया करते थे। कम पैसे होते थे तो खर्चे कम होते थे, और उसी तरीके से काम होता था कि अगर किचन का काम है तो उसके हर एक आइटम को लोकली सोर्स करा जाता था। उसमें पैकेजिंग कम होती थी, प्लास्टिक कम होता था, तो ये सारी चीजें बहुत इजीली अवेलेबल थी। ऑल्ट्रेशन कराने का काम है, अगर फिटिंग करानी है, कुछ बड़ा हो गया उसे छोटा कराना है, ये सब बहुत आम चीजें हुआ करती थी। और जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी बेहतर होने लगी उस तरह से हमारे शौक भी बदलते गए। ये सारी जो पुरानी चीजें थी, ये सारी you started associating these things with things that you no longer, they're not any longer cool enough for you to do every। हाँ, तो आपको हर बार एक नया कपड़ा चाहिए होता है whenever you're going out, and that became a statement कि जैसे जैसे ट्रेंड्स बदल रहे हैं वैसे वैसे आपको एक नया आइटम अपनी वार्डरोब में रखना बहुत जरूरी है। आई थिंक तो पहली चीज, आई थिंक ये जो आपने अभी बात बोली कि हर बार नए कपड़े पहनने की जो भूत सवार हो गया हम सब पे, आई थिंक ये इस वजह से भी है क्योंकि काफी सेलिब्रिटीज कभी एयरपोर्ट लुक में दिखाई देते हैं, हाँ जी, कभी कुकिंग लुक में। तो आई थिंक उस वजह से भी काफी हमारी जो जेनरेशन चेंज हो रही है। हमारे टाइम में जब हम बड़े थे ऐसे कोई लुक्स थे नहीं, तो हम वही बड़े भाई बहनों के कपड़े पहन के खुश एक ही कपड़े रहते पहनते थे। तो वो एक चीज है जो काफी बदल गई है। और हाँ, ये कल्चर काफी ऑब्वियसली इंडिया में वैसे भी सेलिब्रिटी कल्चर बहुत है, एंड अभी भी आप देखेंगे काफी सेलिब्रिटीज ने ये सारी बातें करना शुरू भी कर दिया है कि हम जो कपड़े पहनते हैं हर लुक में, वो जरूरी नहीं है कि हम खरीद के नए कपड़े पहन रहे हैं। काफी सारी चीजें सैंपल्स के तौर पे ली जाती हैं और उन्हें वापस कर दिया जाता है। तो ये एक रेंटल मॉडल या रीयूजिंग मॉडल, ये बहुत आम सा मॉडल है उनके लिए भी। और पहले फिर भी नहीं बात करी जाती थी, बट अगर अब उन्हें काफी सारे सेलिब्रिटीज ने भी इसको एंडोर्स करना शुरू कर दिया है कि आपको रिपीट करने की जरूरत है। और आप वो भी देखेंगे कि जब भी वो रिपीट करते हैं तो उस बात की भी काफी चर्चा होती है। So I think we need to also, as consumers, need to start looking at the good things instead of being inspired by things that are very harmful to the environment that is around us. So sustainability fashion में सबसे ज्यादा जरूरी है समझना ये बात कि कपड़े जब बना दिए जाते हैं उसका एंड टू एंड क्या यूज है और वो कैसे डिस्पोज हो रहे हैं उनके बारे में समझना बहुत जरूरी है। कि जब आप कपड़ा ले रहे हैं, आपने तो पहन लिया उसे एक बारी, दो बारी, तीन बारी, बट उसके बाद क्या हो रहा है उस कपड़े का।
आप किसी को दे देते हैं, पर वो कपड़ा क्या रिसाइकल हो सकता है, क्या बायोडिग्रेडेबल है या नहीं है, क्या वो अभी भी अगर आप देखेंगे तो, या कोई भी फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे तो सिर्फ 3% कपड़े रिसाइकल हो पाते हैं, और हर साल दुनिया में 100 बिलियन कपड़े बनते हैं। तो ये सारे कपड़े डंप ही हो रहे हैं फिलहाल, क्योंकि ये इस तरीके से नहीं डिजाइन करे जा रहे हैं कि जो इनका मटेरियल है वो रिसाइक्लेबल है या बायोडिग्रेडेबल है कि नहीं। अगर आप कपड़ा देखेंगे तो अगर वो मिक्स कपड़ा होगा, जैसे भी जब भी आप कपड़ा उल्टा करेंगे तो उसमें देखेंगे कि अगर वो कॉटन या पॉलिएस्टर से, और ज्यादातर कपड़े आप देखेंगे कि दो तरीके के मटेरियल से बनाए जाते हैं। अगर वो कॉटन पॉलिएस्टर मिक्स होगा तो कभी रिसाइकल नहीं हो सकता फिलहाल के लिए, अभी हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल नहीं है। और पॉलिएस्टर की वजह ज्यादातर से, कपड़े ऐसे ही बने पॉलिएस्टर की वजह से, या दो मटेरियल के मिलने की वजह से। तो अगर आप सस्टेनेबल फैशन के बारे में बात करेंगे तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि क्या मटेरियल इस्तेमाल करा जा रहा है और आप क्या मटेरियल कंज्यूम कर रहे हैं। अगर आप नेचुरल मटेरियल ज्यादा यूज करेंगे तो उनके ज्यादा चांसेस हैं कि वो नॉर्मली भी कंपोस्ट में बायोडिग्रेडेबल हैं। अगर आप पॉलिएस्टर की कुछ खूबियां होती हैं कि वो रिंकल फ्री होता है, वो सूख जल्दी जाता है, उसे धोने में पानी कम लगता है। तो अगर आप पॉलिएस्टर ऐसी चीजों में इस्तेमाल कर रहे हैं जहां वो जरूरी है, जैसे कि स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स हैं, पर अगर आप जैसे पॉलिएस्टर की बजाय, तो कम से कम उसका दूसरा लाइफ है। तो अब अगर आप कुछ ब्रांड्स को देखेंगे तो काफी चर्चा करते हैं कि हम इकोनाइल यूज कर रहे हैं अपने स्विमिंग कॉस्ट्यूम बनाने के लिए, और उस प्रोडक्ट में पॉलिएस्टर या नायलॉन का होना जरूरी है, क्योंकि आप जब स्विमिंग कर लें तो उसके बाद उसको सूखना जल्दी एक जरूरी चीज है उसके लिए। तो इकोनाइल फ्रेश मतलब पॉलिएस्टर की वजह, इकोनाइल मतलब एनवायरमेंट फ्रेंडली नाइलॉन। इकोनाइल, नाइल हाँ, इज फॉर तो नाइलॉन। इकोनाइल मतलब नाइल इज फॉर नायलॉन एंड इकोनाइल इज मेनली रिसाइकल्ड नायलॉन। ओके। तो जो मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है उसमें वो एक कुछ पहले था और उसको रिसाइकिल कर दिया गया है इस मटेरियल में। और वैसे ही रिसाइकल पॉलिएस्टर भी होता है, जैसे आपकी बॉटल्स जितनी वेस्ट होती हैं उसको रिसाइकिल करके धागा जैसा बनाया जाता है और फिर उसको यूज करा जाता है। तो ये दो चीजें हैं। अगर आपको पॉलिएस्टर जैसा कोई मटेरियल इस्तेमाल करने की जरूरत है तो आप इन चीजों को देखा जा सकता है। तो इसमें सर्च करने की जरूरत, आप क्या कर रहे हैं अपने कपड़ों में। जिस तरह से आप हर चीज या काफी चीजों पे रिसर्च करके, जैसे आप खाना खाते हैं तो आपको अब काफी सारे लोग इनसे सोचने लग गए हैं कि हम हम ऑर्गेनिक खाना खाएं, हम फिट रहें, हम फाइबर और हर तरीके का न्यूट्रिशन ले, फिर उसके बारे में पढ़ने लग गए हैं कि क्या न्यूट्रिशन जरूरी है। वैसे ही फैशन में भी जरूरत है कि हमारा कपड़ा क्या है, हमारा कपड़ा कौन बना रहा है, ये जानना जरूरी है कि किस तरीके से। अगर आप लोकल कपड़ा इस्तेमाल करते हैं, किसी लोकल ब्रांड से लेते हैं जो इंडिया में बन रहा है, तो उसका लॉजिस्टिकल जो कार्बन फुटप्रिंट है, क्योंकि यूजुअली अगर आप एक कंट्री में डिजाइन करते हैं दूसरी कंट्री में सेल करते हैं तो उस कपड़े की जर्नी काफी लंबी होती है कि वो कहीं बना है, कहीं से उसका कपड़ा सोर्स हुआ है, कहीं पर बना है, कहीं पर वेयरहाउस हुआ है, कहीं पर जाके वो स्टॉक होगा और फिर आप लोगे। तो वो काफी देश घूम चुका है ऑलरेडी, यूजुअली बाय शिप और बाय फ्लाइट। तो अगर आप लोकल डिजाइनर्स या ब्रांड से काम करते हैं तो उससे ये पूरा जर्नी ही कपड़े का कम हो जाता है। और तो ये काफी देखना मतलब जरूरी है। एक्सपेंसेस कंट्रोल होते हैं उसकी वजह से। एक्सपेंसिव से ज्यादा काफी लॉजिस्टिकल कॉस्ट कम हो जाती है। अगर आप एयरक्राफ्ट का कार्बन फुटप्रिंट देखेंगे या शिपिंग का कार्बन फुटप्रिंट देखेंगे तो वो काफी ज्यादा होता है। और वो एक कपड़ा मान लीजिए कि स्पेन में डिजाइन हुआ है, इंडिया में बना है, वियतनाम से उसका या चाइना से उसका कपड़ा आ रहा है, और फिर वो चेकिंग और क्यूसी के लिए दूसरी कंट्री में गया है, और फिर वो इंडिया आके दोबारा आपके पास रिटेल होगा। तो ये एक चेन है उस पूरे कपड़े की आपके पास पहुंचने के लिए। वर्सेस आप किसी लोकल दुकान में जाते हैं, जो आप जिस डिजाइनर को आप जानते हैं या जिस टेलर को आप जानते हैं या जिस ब्रांड को आप जानते हैं, जो इंडिया में ही बना रहा है, इंडिया में ही कपड़ा बना रहा है और इंडिया में ही
प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसका वो उस कपड़े का ही वो कार्बन फुटप्रिंट कम हो चुका है। तो दूसरी चीज ये है। और अभी आपने ये जो पूरा प्रोसेस मेरे को बताया कि एक कपड़ा अगर हम बाहर से ऑर्डर करते हैं या फिर जो भी एक्सपोर्ट का मटेरियल आ रहा है, तो इट्स सच अ लॉन्ग प्रोसेस, एक पूरा चेन है ये। क्योंकि जब मैं पढ़ रही थी सस्टेनेबल फैशन के बारे में, किसी ने एक बात बोली थी कि आफ्टर ऑयल प्रोडक्शन नंबर 2 पे है ये सबसे ज्यादा ये इंडस्ट्री, जिसकी वजह से काफी पोल्यूशन क्रिएट होता है। तो मैं वही सोच रही थी कि ऐसा क्या एग्जैक्टली इन्वॉल्व है कि ये वर्ल्ड में ऑयल प्रोडक्शन के बाद नंबर 2 पे है पोल्यूशन क्रिएट करने के लिए। क्योंकि आपको ये जरूरी है समझना कि अब पहले दो चीजें तो ये हो गई कि कहाँ बन रहा है, और तीसरी चीज ये हो गई कि कौन बना रहा है। अगर आपके जो आर्टिजन्स बना रहे हैं वो फेयर ट्रेड रजिस्ट्रेशन या रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन से बना रहे हैं, तो कम से कम उनकी मिनिमम वेजेस जो हैं वो सिक्योर्ड होती हैं और वो मॉनिटर्ड या सर्टिफाइड होती हैं एक और ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। तो थोड़ा रिसर्च करना, थोड़ा ब्रांड के बारे में पढ़ना कि उनके क्या एथिक्स हैं, क्या इथोस हैं, वो थोड़ा जरूरी है। अगर आप ये तीनों चीजें कर लेते हैं तो काफी आप सस्टेनेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। दूसरी चीज जो हमेशा पूछी जाती है कि ये सस्टेनेबल कपड़े बड़े महंगे होते हैं। बिल्कुल, मैं सोच ही रही थी क्योंकि मन तो बहुत करता है पहनने का, बहुत मन करता है कि हाँ ये बड़ा खूबसूरत लग रहा है, इतने महंगे होते हैं। उसकी क्या वजह है कृति, जबकि हम इसको वेस्ट से बना सकते हैं, रिसाइक्लेबल मटेरियल से, तो फिर व्हाई इज इट सो एक्सपेंसिव? So it's mainly expensive because जब आपकी प्रोडक्शन सबसे कम कॉस्ट जो दी जाती है इंटरनेशनल ब्रांड्स या बिग ब्रांड्स पे, सबसे कम कॉस्ट जो होती है ना प्रोडक्शन के लिए ली जाती है। So when they manufacture in numbers, they get a very low cost of production of the product itself, right? Bulk production में हाँ, तो प्रोडक्शन की कॉस्ट जब कम होगी तो उनके पास ओवरहेड मतलब जो मार्जिन बचेंगे वो ज्यादा होंगे, जो मार्केटिंग के लिए और ये एंडोर्समेंट्स के लिए और होर्डिंग्स के लिए और व्हाइट कॉलर सैलरीज के लिए काफी सारे मार्जिन बच जाते हैं। तो जब आप ज्यादा प्रोड्यूस करते हो तो आप ज्यादा डेड स्टॉक प्रोड्यूस करते हो, आप स्केल पे काम कर सकते हो, आपकी सेल्स ज्यादा हैं। जब आप छोटे ब्रांड के साथ काम करते हो उनके सेल्स कम होते हैं, उनकी प्रोडक्शन कम होती है। जैसे अभी भी हम काफी सारी चीजें मेड टू ऑर्डर बनाते हैं, जिसका मतलब है कि एक तो हम उसी लेवल पे रिसोर्सेज और प्रोडक्शन कम करने की वजह से हम ओवर प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं। ओवर प्रोडक्शन का भी यही रिजल्ट होता है कि जितने गारमेंट एक्स्ट्रा बने हैं वो कूड़े में जाएंगे। तो आप अभी भी इतने सारे गोडाउन्स हैं जो सिर्फ डेड स्टॉक से ही भरे हुए हैं, और काफी सारे ब्रांड्स हैं क्योंकि उनका ब्रांड नेम है तो वो डिस्पोज भी नहीं कर पाते, वो उनको जला देते हैं, जिससे फिर आपका ये जो कार्बन एमिशंस और ये सब है, क्योंकि आप जला तो प्लास्टिक ही रहे हैं। पॉलिएस्टर जो होता है वो प्लास्टिक ही होता है। मतलब तो, वो ये भी नहीं सोचते कि हम इन कपड़ों को डोनेट कर सकते हैं। चलिए आप कम रेट पे ज्यादा डिस्काउंट में नहीं सेल कर सकते क्योंकि ब्रांड का नाम मेंटेन करना है, लेकिन बर्न करना इज लाइक बहुत ही डिस्ट्रक्टिव तरीका है इस इशू से डील करने के लिए। हाँ, और सबसे ज्यादा ये चीज ऑफ बर्निंग इज एविडेंट इन लग्जरी ब्रांड्स बिकॉज they need to maintain that nobody else has that product. They have to maintain that exclusivity, upkeep the name or the exclusivity of that product. So if there is still dead stock over years and they can't do anything about that product anymore, it's just not selling, the material is ruined over years, they'll have to burn. So things like that is ये काफी prominent और evident चीजें हैं fashion industry में। और sustainable fashion brands जैसे जैसे scale करेंगे वैसे वैसे कोशिश मतलब obviously it depends कि अगर वो sustainable fashion brand luxury market को ही target कर रहा है तो उसके costs obviously वैसे ही रहेंगे। But अगर sustainable fashion brand मास मार्केट को अट्रैक्ट करना चाहता है तो इवेंचुअली जैसे जैसे वो स्केल करेगा वैसे वैसे उसके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होते जाएंगे। जितनी उसकी सप्लाई बढ़ेगी, करते हैं सप्लाई और अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी, मार्जिन बचेंगे तो वो प्रोडक्शन में डाल पाएंगे ज्यादा और वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल जिसे कहते हैं वहां तक पहुंच पाएंगे वो ब्रांड्स। अभी क्योंकि वो छोटा प्रोडक्शन करते हैं, छोटा सेल्स करते हैं, छोटे पैसे बचते हैं, तो वो सारा कॉस्ट डिवाइड नहीं हो पाता सेल्स के बेसिस पे।
तो एक अभी सॉरी वजह तो कृति, ये है। हाँ, एक ये मेन ऑब्स्टेकल क्या है कि प्रोडक्शन बढ़ नहीं पा रहा है। ऑफ कोर्स ये सस्टेनेबल, मेक इन इंडिया सस्टेनेबल फैशन का जो मूवमेंट है वो धीरे धीरे पिकअप कर रहा है। आप हैं, फिर काफी और भी डिजाइनर्स हैं जो सस्टेनेबल कपड़े बना रहे हैं। लेकिन आप अभी एक मिलेनियल डिजाइनर है जो कि बहुत ही जोर शोर से और बहुत जिद के साथ इस पहल में लगी हुई है। तो एग्जैक्टली क्या होना चाहिए कि ये थोड़ा सा प्रोडक्शन बढ़े? क्या जो फास्ट फैशन, थोड़ा सा फास्ट फैशन के बारे में एक तो वो भी बताएं आप हमारे दर्शकों को। दूसरा ये कि जो लग्जरी ब्रांड्स वगैरह है, क्या अगर इनका प्रोडक्शन कम होगा तो फिर सस्टेनेबल ब्रांड्स में ज्यादा कपड़े लगा सकते हैं, मतलब पैसे लगा सकते हैं, ज्यादा कैपिटल उनके प्रोडक्शन के लिए? एक तो ज्यादातर स्मॉल ब्रांड्स जो है सस्टेनेबिलिटी पे जो काम कर रहे हैं, दे आर नॉट फंडेड ब्रांड्स, जो हम्म। सबके बूटस्ट्रैप ब्रांड्स हैं, एंड द जर्नी ऑफ स्केलिंग ऑफ बूटस्ट्रैप ब्रांड इज एंड इट्स नॉट लाइक दे आर नॉट ट्राइंग टू रेज फंड्स, दे आर, इफ देयर इज मोर इन्वेस्टमेंट गोइंग इनटू ब्रांड्स अराउंड सस्टेनेबिलिटी, क्योंकि हमारे पास सोल्यूशन बहुत सारे हैं सस्टेनेबल प्रोडक्शन करने के लिए, रिसाइकल्ड मटेरियल के लिए, ऑल्टरनेटिव मटेरियल यूज करने के लिए। बहुत सारे अब ऐसे प्रोडक्शन यूनिट्स हैं जो फेयर वेज पे फोकस करते हैं, आर्टिजन ट्रेनिंग डेवलपमेंट में फोकस करते हैं, बट उनके पास भी काम बहुत लिमिटेड ही आता है, क्योंकि ऐसे ब्रांड्स ही बहुत कम है जो उनसे प्रोडक्शन करा पाएंगे। तो जैसे जैसे वो ब्रांड्स कंज्यूमर गुड्स बना के स्केल करेंगे, वैसे वैसे ही उनके साथ जितने प्रोडक्शन यूनिट्स जुड़े हुए हैं वो भी आगे बढ़ पाएंगे, और लोग एम्प्लॉय कर पाएंगे, कल्चर चेंज कर पाएंगे, आर्टिजन की लाइफ चेंज कर पाएंगे, बहुत सारे और आर्टिजन को इस फील्ड में लेके आ पाएंगे। क्योंकि अगर आप डिग्निटी और सैलरी दोनों और ट्रेनिंग डेवलपमेंट इन सब चीजों पे आर्टिजन की काम करेंगे, तभी वो चाहेंगे उनके आगे की जनरेशन भी उस पर काम करे। तो जब तक ब्रांड्स में इन्वेस्टमेंट नहीं जाएगा, तब तक ये दोनों चीजें बहुत कम स्केल पे आगे बढ़ पाएगी। बड़े जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं जो सस्टेनेबिलिटी पे काम कर रहे हैं, वो भी लार्ज स्केल ब्रांड्स के कुछ सस्टेनेबल गारमेंट्स बना रहे हैं, इसीलिए आगे स्केल कर पाए हैं या चेंजेस कर पाए हैं। अभी भी बहुत सारे ब्रांड्स डिमांड करते हैं कि हमें सब कुछ सस्टेनेबल चाहिए, बट दे आर नॉट रेडी टू पे द प्राइस दैट इट टेक्स टू बिल्ड अ सस्टेनेबल प्रोडक्शन हाउस। फॉर एग्जाम्पल वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है, ये आपने से पूछे थे कि फास्ट फैशन और हाँ, मैं स्लो वही फैशन वही के जानना चाहती थी डिफरेंसेस कि क्या होते हैं। फास्ट फैशन, दूसरा ये भी कि जो मतलब इतने अच्छे होते हैं सस्टेनेबल। मैंने अभी खुद एक सस्टेनेबल फैशन वाला ही ड्रेस पहना है। इट्स आजकल ऐसे भी सब टाइम बदल रहा है, विमेन आर वर्किंग, मेन आर वर्किंग। पैंडेमिक में कितने लोगों ने वर्क फ्रॉम होम किया है, तो कंफर्टेबल कपड़े भी चाहिए, दिखने में भी अच्छे चाहिए। लेकिन आप ये जो बात बता रही है कि कंजम्पशन जब ज्यादा होगी तब उसमें इन्वेस्टमेंट होगी सस्टेनेबल फैशन में, तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं जो इतना ग्लैमराइज्ड वर्जन पूरे टाइम सर्कुलेट करता रहता है कि कोई ऑस्कर हुआ तो ग्लैमरस गाउन्स, इंडिया में तो फिल्म फेयर हुआ तो बहुत ही ग्लैमरस कपड़े, बिल्कुल जो कि लग्जरी वाले गाउन्स वगैरह पहन के जो सेलिब्रिटीज पहन के घूमते हैं। आई थिंक मासेस वही कल्चर फॉलो कर रही है, ये नहीं समझ के कि कितना बड़ा इम्पैक्ट हो रहा है एनवायरमेंट पे, एंड एक्चुअली सस्टेनेबल फैशन के कपड़े कितने स्मार्ट होते हैं। मेरे ख्याल से ग्लैमर इज ऑल्सो अ वेरी बिग रीजन लोगों को इन्फ्लुएंस करने में उनकी चॉइसेस के लिए। हाँ, तो लाइक आई सेड कि काफी सारे सेलिब्रिटीज भी अब उसको सेलिब्रिटीज, endorse हाँ, करने नाउ दे लगे आर हैं कमिंग, कि स्पेशली कैसे। पैरेलल सिनेमा के। हाँ हाँ, पैरेलल सिनेमा के काफी हाँ सेलिब्रिटीज पहन के आते हैं, क्योंकि एज इट इज पैरेलल सिनेमा की भी सोच अलग ही है। तो काफी है, तो नाम वो नहीं एक लेना जरूरी चाहूंगी। चीज है। अगर आप और मतलब सस्टेनेबल ब्रांड्स भी काफी अपनी पीआर एक्टिविटीज के लिए ये सब जरूरत समझते हैं इन चीजों की, कि क्योंकि इंडिया में बहुत ज्यादा सेलिब्रिटी कल्चर है, तो टारगेट पीपल जो इस बारे में बात करना चाहते हैं या ऐसे ब्रांड्स को प्रमोट करना चाहते हैं जो सस्टेनेबिलिटी पे काम करते हैं, तो ये एक जरूरी पार्ट है। और अगेन लाइक आई सेड कि जिस हिसाब से वहाँ पे टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं सस्टेनेबल गारमेंट या लाइफस्टाइल प्रोडक्ट प्रोडक्शन करने के लिए, उस हिसाब से अगर मतलब कुछ भी आप ग्लैमरस भी बना सकते हैं, बेसिक भी बना सकते हैं, कंफर्ट वेयर भी बना सकते हैं। सिर्फ आपकी प्रोडक्शन सही होनी चाहिए, आपका मटेरियल सही होना चाहिए, और आपकी सोच सही होनी चाहिए कि आप किस हिसाब से अपने वर्कर्स को पे कर रहे हैं, आप क्या टाइप का मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप और
इवेंचुअली प्रमोट करना कि ये जो आप कपड़े हमसे खरीद रहे हैं वो आप हमें वापस दे सकते हैं। जो अगर हर ब्रांड ये चीज करने लगे तो कुछ अमाउंट ऑफ सर्कुलैरिटी वो बनाएगा भी वैसी ही चीजें। जैसे जब हमने शुरू किया था तब हम फैक्ट्रीज से अपने कपड़े बनाने के लिए, और वेस्टेजेस हर टाइप की हो सकती हैं, जो मतलब प्रिंट वेस्ट है, धागा टूटा हुआ है कपड़े के अंदर तो वहाँ होल हो गए हैं, पोस्ट कटिंग वेस्ट है, गारमेंट कट गए हैं उसके बाद बड़े बड़े पैनल बचते हैं जिनसे काम करा जा सकता है। तो हम ये सब चीजें लेते थे और इनसे काम करते थे। पर जब अगर मेरे को पता है कि मेरे को कपड़े की साइकिल खत्म होने के बाद उसको रिसाइकिल करना है तो मैं उसी टाइप का मटेरियल इस्तेमाल करूंगी शुरू से ही। तो जब हम कपड़े का वेस्ट भी लेते थे तो हम पॉलिएस्टर वेस्ट नहीं लेते हैं, जैसे हम सिर्फ लाइक कॉटन वेस्ट, सिल्क वेस्ट, इन सब चीजों का वेस्ट लेते हैं, क्योंकि हमें या विस्कॉस वेस्ट भी ले लेते हैं क्योंकि, और फिर हम उससे कलेक्शन बनाते हैं और हम अपने क्लाइंट्स को बोलते हैं जब भी आप ना पहनना चाहें उसको, और अगर वो अच्छी कंडीशन में है तो हम उसको थ्रिफ्ट रीसेल कर सकते हैं अपने सोशल मीडिया के थ्रू। पर अगर वो बहुत खराब कंडीशन में है तो हम बाकी वेस्टेज के साथ उसको अपने रिसाइकलिंग यूनिट में भेज सकते हैं, जो हमें हेल्प करता है फैब्रिक को श्रेड करके उसके पल्प को यूज करके पेपर बनाने में। तो उस पेपर से हम अपनी पैकेजिंग या अपने स्टेशनरी प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। पर अगर यही वेस्ट हम किसी और मटेरियल का या मिक्स मटेरियल का यूज करें तो हम उसको कभी भी श्रेड करके पेपर या ऐसा चीज नहीं बना सकते, या वापस किसी जिस टाइम पे हम इस स्केल पे पहुंच जाएंगे कि हमारे पास इतने कपड़े वापस आ रहे होंगे कि हम उसे रिसाइकिल कर सकते हैं गारमेंट बनाने के लिए, तो हम उस तरीके से काम करेंगे। तो मोस्ट ब्रांड्स अगर ऐसे इनिशिएटिव्स लेने लगे कि आप हमारे को अपने कपड़े वापस कर सकते हैं और हम उसका दोबारा मटेरियल बनाएंगे। अभी आप देखेंगे H&M ने भी इसको कहीं पर शुरू करा है एज एन इनिशिएटिव दैट यू कैन get back garments and you can shred it and create a new garment in the store itself, because they were able to obviously at that scale invest in machinery that would allow you to do it hand to hand. तो ऐसे काफी सारे इनिशिएटिव्स काफी सारे ब्रांड्स लेना चाहते हैं और करना चाहते हैं। थोड़ा सा कंज्यूमर की सोच को भी बदलना पड़ेगा। ये सच है कि कुछ ज्यादातर सस्टेनेबल ब्रांड्स महंगे होते हैं, पर आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि आपको 10 कपड़े चाहिए ही नहीं, आपको चाहिए ही 2 कपड़े। आपको 10 कपड़े जो आप 10 कपड़े में लगा रहे, हाँ, जो आप कपड़े वो सही जगह पे लगाओ या सही ब्रांड पे लगाओ ताकि वो आगे बढ़ सके और वो ज्यादा काम कर सके। क्योंकि ट्रेडिशनली अगर आप देखेंगे तो 5 मटेरियल से सारा फैशन इंडस्ट्री चलता है: कॉटन, पॉलिएस्टर या नायलॉन, वूल, लेदर और विस्कॉस। ये 5 मटेरियल है। कॉटन में अगर, और अब इसके ऑल्टरनेटिव्स आने लग गए हैं क्योंकि ये पांचों मटेरियल की प्रोडक्शन में बहुत पोल्यूशन होता है। अगर आप कॉटन देखेंगे तो काफी सारे फिगर्स आपको बड़े होंगे, हाँ, कि आपको 2800 लीटर पानी चाहिए होता है टी शर्ट बनाने के लिए, 10,000 लीटर पानी चाहिए होता है एक जीन्स बनाने के लिए। तो इसके प्रोसेसेस में ही इतना, और इंडिया में काफी ज्यादा जगह ड्रॉट्स होते हैं, पर सिर्फ हम फैशन की प्रोडक्शन के लिए इतना पानी अभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और इंडिया अभी भी वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीज टू प्रोड्यूस कॉटन है एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एंड आवर सिटीज एंड आवर स्टेट्स आर सफरिंग थ्रू ड्रॉट। तो ये सारे हमारे मतलब रिसोर्स अलाइनमेंट सोचना पड़ेगा कि हम सिर्फ अपनी नई जीन्स और नई टी शर्ट के लिए इतना सब करते हैं इस्तेमाल। और कॉटन में अगर आप देखेंगे तो बिसाइड्स वाटर सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स की कंजम्पशन भी है, जो केमिकल्स हैं ऐसे जिनको हमें कंज्यूम नहीं करना चाहिए, और जो फार्मर्स हैं उनको भी कंज्यूम नहीं करना चाहिए क्योंकि वो बहुत कैंसरस होते हैं, और ये ही हमारे पानी में जाते हैं, ग्राउंड वाटर में सीप करते हैं, और वही हमारी फूड क्रॉप्स में भी ग्राउंड वाटर में जाते हैं। बिल्कुल, इवेंचुअली ये सारी जो चीजें हैं ये सब कनेक्टेड हैं कि आप क्या पहन रहे हैं उससे। तो ये सिर्फ एक मटेरियल है। ऐसा ही दूसरा मटेरियल है पॉलिएस्टर, जिसकी हम बात कर चुके हैं, जो क्रूड ऑयल से बनता है, जो एक ऑलरेडी एग्जॉस्टेबल रिसोर्स है, और उसको जब
आप डिस्पोज भी करोगे तो भी वो कार्बन ही एमिट करेगा ज्यादा, राइट? और उसकी बायोडिग्रेडेबल नहीं है। प्रोडक्शन में भी ये लगेगा। तो in itself, polyester consumption is extremely harmful to the environment. उसका alternative है जैसे recycled polyesters और nylons available है, उसके सिवाय भी there's a lot of research going on in creating different kind of material. So be very thoughtful of what material am I buying. Do I really need polyester in the material that I'm buying, etc. Can I look for a more biodegradable alternative for this, etc. तो थोड़ा रिसर्च करने की जरूरत है हमें भी कंजम्पशन करने से पहले, जैसे हर चीज में करते हैं, तो ऐसे जैसे कि पढ़ाई में करते हैं, हाँ, हमारे हॉबीज पेरेंट्स, लेते हैं, मेरे करते को हैं। एग्जैक्टली मेरे को वही याद आ रहा था कृति कि हमारे पेरेंट्स तो हमेशा कहते ही थे कि लेस इज मोर। तो हमें लगता था पैसे नहीं खर्च करना चाह रहे इसलिए ये सब पाठ पढ़ा रहे हैं, ठीक है, नए कपड़े नहीं लाके देना चाह एग्जैक्टली, रहे। हाँ, बट एग्जैक्टली। या टुडे तो वो कंसीडरिंग कि सोच कितनी, थोड़ा बदलने की हाँ, जरूरत है कि, क्योंकि इट्स वेरी इजी टू से कि कपड़े नहीं बनाएंगे तो ज्यादा आसान है, पर क्योंकि इस समय हमारे पास इतने कपड़े हैं दुनिया में कि हमें नहीं चाहिए अभी बहुत टाइम तक के लिए उसी को सर्कुलेट कर सकते हैं। बट at the same time, there are so many people that are connected to fashion. You were connected to fashion. I'm connected to fashion. There are farmers connected to fashion. There are कारीगर्स, आर्टिसंस, weavers connected to fashion. यस, Fashion is still one of the largest industries in the world who employs people. तो आप बहुत शन भी नहीं कर सकते फैशन को कि नहीं मैं छोड़ो फिर नहीं, बात इतना अनसस्टेनेबल है तो खरीदते ही नहीं है। तो इसीलिए जब मैंने शुरू भी किया था ब्रांड, तो ये जरूरी है कि हम ऑल्टरनेटिव क्रिएट करें, या तो वो रेंटिंग मॉडल्स हों कि आप जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसे पहन रहे हो उसे वापस कर दे रहे हैं, वो भी आपके पास धुला हुआ ही आता है, साफ ही आता है, और उसको आप वॉश करके दोबारा पहन सकते हो और उसको वापस रिटर्न कर सकते हो। या तो आप रेंटिंग मॉडल्स में इन्वेस्ट करना शुरू करें, या आप थ्रिफ्टिंग में शुरू करें कि सेकेंड हैंड क्लोथिंग जो अच्छी कंडीशन में है वो मतलब हमने पहनी ही है पहले भी और हम पहन सकते हैं उन्हें दोबारा, और उसमें भी उस मतलब रिपेयरिंग मॉडल्स में इन्वेस्ट करना शुरू करें, सस्टेनेबल ब्रांड्स में इन्वेस्ट करना शुरू करें। और अगर आपको लग रहा है कि अभी आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो आप सिंपल सॉल्यूशंस देखें कि मैं क्या मटेरियल इस्तेमाल कर रही हूँ और मैं उस कपड़े को कितनी टाइम के लिए पहन सकती हूँ। और अगर अपने फ्रेंड सर्कल में ही शॉपिंग इवेंट कर सकती हूँ, कैसे एक्सचेंज कर सकती हूँ, अपने फैशन कंजम्पशन से सही तरह की एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट कर सकती हूँ, थिंग्स लाइक दैट। Take it as, like I said, take it as a hobby and या start ये researching रिपेयरिंग, on it and buying कृति right. आप बिलीव नहीं करेंगे, जो आपने रिपेयरिंग की बात की, मैंने एक्चुअली ऊषा का मशीन खरीदा था अपने लिए, आ, जो कि मुझे एक दिन भी चला नहीं, बिकॉज आई, मैंने यही सोचा कि मैं क्यों ये इनके H&M, मैंगो, इन सब के कपड़े खरीद के अपने पैसे बर्बाद करूं, इससे अच्छा मैं ट्रैवल ही कर लूं या कुछ किताबें खरीद के पढ़ लूं। फिर वेट भी कभी बढ़ता है कभी कम होता है, तो मैं भी घर पे अपना कुछ कुछ बनाऊंगी। वो बस हुआ ये कि वो मशीन मुझसे चली नहीं, लेकिन मैंने अपनी तरफ से खुद की ऑनेस्टली बहुत कोशिश की। हाँ, बहुत, वो बहुत ही मतलब प्रिमिटिव वाली मैंने मशीन ले ली थी, बिल्कुल नानी नानी ने ऐसा मशीन चलाती थी। लेकिन हाथ ये वाली। जब, हाँ, हाथ वाली, पैर वाला भी नहीं था उसमें। हाँ, लेकिन ये जो आपने रिपेयरिंग वाली बात बोली है ये बहुत सही है। एक्चुअली आज के जमाने में जो हम कपड़े पहन के डिस्कार्ड कर देते हैं फास्ट फैशन की वजह से, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स भी इतनी हो गई हैं जो कि डिस्काउंट पे डिस्काउंट दे दे के 500 600 की ड्रेसेस और पता नहीं क्या क्या दे रहे हैं, तो कॉलेज के स्टूडेंट्स भी खरीदते हैं, कहते हैं अच्छा बोर हो गए छोड़ दो, जब तक कि वो बिल्कुल घर में ही पोछा ना बन जाए। तो ये रीवेयरिंग मेरे ख्याल से बहुत ही, वेयर इट अगेन व्हाट यू आर वेयरिंग, दीज 2 3 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कि आज के द यूथ टुडे शुड ऑलवेज कीप इन माइंड while buying clothes। दूसरा मैं ये जानना चाहती थी कृति, आप इतनी प्रोफाउंड आपकी सोच है, आप इतना बड़ा सोचती हैं, एनवायरनमेंट के लिए सोचती हैं, इतनी एजुकेटेड हैं आप अपनी थॉट वाइज वाइज भी, ये जब आपने री सस्टेनेबल और क्लोथ को रिसाइकिल करके कपड़े बनाने की बात सोची, ये ऑफ कोर्स आप भी काफी यंग होंगी, आप फैशन स्कूल में होंगी शायद तब, तो सबका क्या रिएक्शन था? क्या लोगों लोगों ने ये नहीं बोला अरे वो ग्लैमरस गाउन बनाओ ना, लहंगा लहंगा चोली बनाओ यार, ये क्या टूटे फूटे पुराने कपड़ों के साथ फटे हुए कपड़ों को बना रहे हो वापस, इससे क्या मिलेगा? ये कैसे ये थॉट आया? बिल्कुल।
So I think जब हमने शुरू किया था तब लोगों की, जब हमने 2014 में एक्चुअली गारमेंट्स वगैरह बनाने शुरू करे थे, 2012 में हमने कंपनी रजिस्टर कर दी थी। उसके बाद मेरे को एक स्कॉलरशिप मिली थी मास्टर्स करने के लिए लंदन में। So I took that break for 2 years, went for my masters, came back, did 2015 में we did the Gen X show for Lakme, which was a few months after we had started the brand. तो आइडिया उस टाइम पे यही था कि हम जो कर रहे हैं वो हम ब्रांड के लिए और अपने कॉन्शियसनेस के लिए कर रहे हैं कि सही टाइप के वेंडर्स ढूंढेंगे, सप्लाई चेन ऐसी बनाएंगे, फेयर ट्रेड रजिस्टर्ड लोगों के साथ काम करेंगे, एनजीओ के साथ काम करेंगे गारमेंट प्रोडक्शन के लिए, और सैम्पलिंग यूनिट क्रिएट करेंगे जो हम काम करते थे, जिनके साथ हम पहले सैंपल क्रिएट करते थे, फैब्रिक चेक करते थे, प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ पर हैं उनको देखते थे, और उसी तरीके से आगे भी स्केल करेंगे। पर जब हमने शुरू किया था तब बहुत the idea and the focus was that the garment is, because the garment is like the top you're wearing is like any other top. तो ऐसा नहीं है कि एज अ कंज्यूमर आपको बहुत कुछ चेंज करना पड़ रहा है अपने स्टाइल स्टेटमेंट पे, राइट? मैं तो बहुत कंफर्टेबल, रिसाइकल्ड हो, सस्टेनेबल, एग्जैक्टली बिल्कुल इजी रिलैक्स कुर्ता पहन के, मतलब इससे ज्यादा तो कंफर्ट है ही नहीं। एग्जैक्टली तो ऐसा नहीं है कि एज अ कंज्यूमर आपको कुछ प्रोडक्ट बहुत ही ऐसे अलग मिल रहा है जो मैं पहन ही नहीं पाऊंगी, मेरे को बहुत चीजें चेंज करनी पड़ेंगी उसको पहनने के लिए। सो द शर्ट विल रिमेन अ शर्ट, इट जस्ट इज मेड मोर कॉन्शियसली। बट व्हेन वी स्टार्टेड तब हम इसके बारे में बहुत कम बात करते थे। लास्ट प्रोडक्ट के टैग में कहीं कोने में लिखा होता था कि ये ना अपसाइक्ल्ड है। और बट जब बातें करते थे या जब हम समझाते थे तो हमको अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते थे बताने की कि हम कैसे कपड़ा सोच करते हैं, क्यों, बिकॉज इसमें ह्यूमन इंटरेक्शन और ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट इतना ज्यादा है। बिकॉज आप लेके आते हो, उसको सॉर्ट करते हो, उसको कैसे एक कपड़े, जब आप एक कपड़ा 5 कपड़ों से बनाओगे तो उससे कितने कपड़े निकलेंगे, ये सारे हिसाब, और इतने ही बन पाएंगे because once your raw material is exhausted, that is the end of your collection. Then you have to move on to the next product, create a new product altogether. So ये जो entire process है वो बहुत human resource intensive है, which is also something that adds to the cost. तो हम ये बहुत अच्छे से explain करते थे, तो बहुत बातें नहीं करते थे इस बारे में कि हम ऐसे बना रहे हैं कपड़े, cool fashion type नहीं, काम कर रहे हैं, this is something which interests us, I believe in this, so I'll do it. हाँ, तो हम कर रहे हैं क्योंकि हमें चाहिए और हमें ऐसा ब्रांड बनाना है। और कुछ ऑब्वियसली कंज्यूमर्स इस पे बहुत इंटरेस्टेड भी होते थे, कुछ कंज्यूमर्स बहुत डर भी जाते थे कि ये क्या बोल रहा हूँ, कहाँ से कपड़ा लेके आए हो। बट टुडे as the consumer mindset changes a little, at least एक awareness के level भी है तो ना हुआ है कम से कम। ये 5 साल में ये चेंज हुआ है कि कंज्यूमर अवेयरनेस या इंफॉर्मेशन या एजुकेशन अगर नहीं भी बढ़ी है इस बारे में बहुत, तो कम से कम इतना है कि कम से कम अपॉल नहीं होते अगर किसी को बोल दिया रिसाइकल कपड़े हैं, पुराने कपड़ों से बनाया है, तो प्रोसेस जानना चाहते हैं और एटलीस्ट देयर हैप्पी टू हियर मोर अबाउट इट। अभी भी अगर अब आप हमारी वेबसाइट पे देखोगे या हमारे सोशल मीडिया पे देखोगे तो बहुत सारे ऐसे कैंपेन्स होंगे, डू गुड लुक गुड करके, या मतलब वेयर वी विल स्पीक अबाउट, यू स्पीक मोर अबाउट व्हाट वी डू, टेक ओवर करेंगे। आपका सोशल मीडिया आजकल काफी ज्यादा मॉडर्न और अपडेटेड लगने लगा। इनफैक्ट कृति, मतलब मैं तो डूडलेट्स के साइट पे जाती रहती हूँ और मैं देख के मुझे बहुत खुशी होती है कि हो रहा है इधर कुछ कुछ। हाँ, so if you see now on the website also, the first thing you will see is made from waste. So now we have come to a point where we are more and more comfortable with talking about what we do, and people are happy to endorse what we do and know more about what we do, and make that a conversation starter also. So that more people get a little more aware about it, because हमने हमेशा ही ऑर्गेनिक मार्केटिंग ही करी है कि आपने किसी और को बताया, फिर उसने किसी और को बताया, और उसी तरीके से हमारा ब्रांड ज्यादा से ज्यादा आगे भी बढ़ा है। कृति, आपकी जो भी बातें हैं, हमारी कॉन्वर्सेशन काफी यंग लोग देख रहे होंगे, कॉलेज स्टूडेंट्स, लड़कियां लड़के जो कि फैशन डिजाइनर बनना चाहते हैं।
अगर कोई पीस ऑफ एडवाइस आप उनको देना चाहती हैं, कंसिडरिंग योर बैकग्राउंड, जो जिस चीज को आप इंडोर्स कर रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी इन फैशन, और ऑल्सो अबाउट ड्रीमिंग, क्योंकि आपने भी कभी एक सपना देखा और उसी की राह पर आप चल रही हैं, तो ड्रीम, सस्टेनेबिलिटी, अगर इन सब चीज को कंबाइन करके एक कॉम्प्लिकेटेड सा मैसेज आपको देना है जो भी लोग आपकी बात सुन रहे हैं, तो प्लीज। I I think youth of our country has a lot of power, and we're a lot in numbers. So I think we should use that to our strength. उसको अपने जितना भी आप अपने आप को एजुकेट कर सकते हैं, एक कोई ऐसा फील्ड जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, उसको समझना और उसमें आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। और सही चीजें करना, अच्छी चीजें करना। और अब इस समय तो इतने सारे लोग आगे बढ़ के लीविंग देयर कॉर्पोरेट जॉब, यू सी दीज मैसेजेस एवरी डे वेयर सो मेनी पीपल आर ट्राइंग टू डू देयर बिट फॉर द cities that they live in. They're changing the way they exist, और सब the way मतलब they've काफी grown सारे up. लोगों को पता चलने लग गया है कि ये जरूरी है, ये अच्छा है, ये कुछ खुश है। चेंजेस जरूरी है, मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी हो गई बहुत है। जरूरी है। बट थोड़ा मतलब रिसर्च जरूरी है, और सही चीजों के बारे में पढ़ना, समझना, सही लोगों से इंस्पायर होना, और बहुत सारा काम करना is something that I think a lot more people, a lot more younger generation needs to do, and I think they are working a lot to make a lot of changes. Yes, मेरे को भी लगता है कि काफी क्रिएटिव है ये जेंजी की, मतलब इतने अच्छे अच्छे वीडियोस ही अगर बना लेते हैं, मैं तो देख के सरप्राइज हुई कैसे सोचा है 30 सेकंड में क्या क्या करते Yes. हैं। सो ऑफ कोर्स दे आर एक्सट्रीमली क्रिएटिव एंड इंटेलिजेंट। प्रीति, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप और नारी पे आई, इतने डिटेल में अच्छे से सहजता के साथ आपने सस्टेनेबल फैशन के बारे में हमें समझाया, बात की। आई रियली होप कि जो लोग ये सुनना चाह रहे थे, क्योंकि काफी सवाल थे मेरे मन में खुद भी, जबकि मैं जानती हूँ फैशन इंडस्ट्री के बारे में कि सस्टेनेबिलिटी एग्जैक्टली क्या है, क्यों फास्ट फैशन बुरा है, एनवायरनमेंट पे क्यों बुरा असर पड़ता है जब हम फास्ट फैशन कंज्यूम करते हैं। ये सारी क्लैरिटी आज आपसे बात करके मुझे मिली, एंड मुझे उम्मीद है कि जिन लोगों ने भी हमारी ये बात सुनी उन्हें भी ये क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू वेरी मच कृति, और नारी पे आने के लिए, एंड आई रियली होप कि Thank you, आगे भी Nikita. कितनी भी मुश्किलें हो, आप भले ही ग्लैमरस बॉडी हगिंग या लहंगे चोली ना बना रही हो, बट आई रियली होप जो आपका पर्पस है वो इतना स्ट्रांग है कि आप जरूर आगे जाएंगी। हम साथ हैं आपके। थैंक यू कृति। Thank you.